गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रिलैक्स स्टडी पॉइंट में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं यूपी बोर्ड के सिलेबस के मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री के वीडियो एंड बेसिक्स टॉपिक के वीडियो। हमारा उद्देश्य रहता है छात्रों के लिए कम समय में आसान तरीके से तेज गति से शिक्षा प्रदान करने का, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। आज हम सीखेंगे मैथ के उस मुख्य पार्ट के बारे में जो 6-7 क्लास से स्टार्ट हो जाता है और 8, 9, 10 के बाद में कंपटीशन के जो टेस्ट होते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस, रेलवे, ग्रुप डी में भी इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम उसी चैप्टर को सीखेंगे। पार्ट का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन। इसमें हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसके अंतर्गत हम कुछ चित्रों के विषय में उनके फॉर्मूलों का अध्ययन करेंगे और फिर हम सवाल को सॉल्व करना शुरू करेंगे। इस पाठ को सीखते में काफी बच्चों को यह दिक्कत आती है कि सर वह प्रश्न को पढ़ते समय सूत्र का चयन नहीं कर पाते हैं, फॉर्मूले का सिलेक्शन करने में उनको काफी दिक्कत होती है कि सर कहाँ पर वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगाना चाहिए, कहाँ संपूर्ण पृष्ठ का, कहाँ पर आयतन का। बड़ी बड़ी क्लास के छात्रों को इस जगह पर उलझते हुए देखा जाता है, लेकिन आप रिलैक्स स्टडी पॉइंट पे वीडियो देख रहे हैं, इसलिए आपको ऐसी कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो अब आपको हम समझाते हैं। इसके अंतर्गत हम कुछ चित्र के बारे में सीखेंगे। घनाभ, घनाभ इसके फॉर्मूले हैं, आधार का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ लगेगा 2 कोष्ठक के अंदर लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। घनाभ का विकर्ण अंडर रूट के अंदर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। घनाभ का परिमाप, घनाभ का परिमाप 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। ये घनाभ से संबंधित फॉर्मूले हैं। घनाभ की आकृति कुछ इस तरह की होती है, जो कि एक आयताकार होती है जिसमें लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई होती है। बात आती है क्षेत्रफल और परिमाप। इसमें छात्र ज्यादा उलझते हैं कि क्षेत्रफल और परिमाप का सर क्या कनेक्शन है। क्षेत्रफल और परिमाप की बात आती है तो जब कोई आयतकार आकृति होती है तो जब इसकी सतह के बारे में, अंदर के एरिया के बारे में बात की जाती है, उसको तो बोलते हैं, उस समय पे फॉर्मूला काम करता है क्षेत्रफल का। लेकिन जब इसके किनारे किनारे की भुजाओं के बारे में बात होती है, उस समय पर फॉर्मूला कार्य करता है परिमाप। एक बार फिर से बताता हूं, जब कोई 4 भुजा की आकृति होती है, उसके अंदर के एरिया की बात को उस समय लगता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला, आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। इसके उपरांत जब इसके भुजाओं के बारे में बात होती है, केवल भुजाओं की लंबाई के विषय में, उस समय पर फॉर्मूला काम करता है परिमाप का। मुझे लगता है आपके समझ में आ गया है कि क्षेत्रफल का फॉर्मूले का प्रयोग कब होना है और परिमाप के फॉर्मूले का प्रयोग कब होना है। इसके बाद में यही सेम सिचुएशन होती है वृत्त में। जब वृत्त के अंदर के एरिया की बात होगी, उस समय पर फॉर्मूला लगता है वृत्त के आधार के क्षेत्रफल का, वृत्त के क्षेत्रफल का। जिस समय पर अंदर के एरिया की बात होगी, उस समय फॉर्मूला कार्य करेगा क्षेत्रफल का। लेकिन जिस समय पर किनारे किनारे की बात होगी, उस समय फॉर्मूला काम करता है वृत्त की परिधि का। उस समय पर फॉर्मूला काम करेगा वृत्त की परिधि। यहाँ आधार की परिधि लिखी है क्योंकि बेलन का जो आधार होता है वो वृत्ताकार का होता है। तो परिधि जब किनारे की बात हो, क्षेत्रफल जब अंदर की सरफेस की बात हो। परिमाप और परिधि, परिमाप का प्रयोग करते हैं जब चौकोर आकृति हो और परिधि का प्रयोग करते हैं जब गोल आकृति हो। इसके बाद में नेक्स्ट आकृति हमारी आती है घन।
घन जो होता है वो भी चार भुजाकृति का होता है, लेकिन इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है वो समान आकृति की होती है। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग विमा होती है, लेकिन घन में सभी विमाएं समान होती हैं। घन का जो आयतन लगता है इसके लिए भुजा क्यूब का मान लगता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है वो 6 भुजा स्क्वायर, यानी जो आपकी भुजा दी है 6 भुजा स्क्वायर आपका घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है। और घन का विकर्ण है भुजा √3। घन के विकर्ण का फॉर्मूला है भुजा √3। इसके बाद तीसरे नंबर पर हमारी आकृति आती है बेलन। बेलन कुछ इस आकृति में होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। ये कुछ इस आकृति का होता है। इसे ऊपर से देखने पर ये वृत्त होता है, नीचे से देखने पर वृत्त होता है और साइड से देखने पर ये लंबी आकृति में नजर आता है। इसके लिए फॉर्मूला कार्य करेगा आयतन। बेलन का आयतन πr² होता है, जहां पर r जो है वृत्त की त्रिज्या है, h जो है बेलन की ऊंचाई है। वक्र पृष्ठ होता है वो 2πrh होता है। संपूर्ण पृष्ठ की बात आएगी 2πr ब्रैकेट के अंदर h+r कार्य करेगा। आधार का क्षेत्रफल, जैसा कि मैंने बताया है बेलन का आधार वृत्त होता है, तो क्षेत्रफल का कार्य कब होगा, जब अंदर की सरफेस की बात होगी। और परिधि की बात कब होगी, जब साइड की भुजाओं की बात होगी। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए वृत्त आकार का पार्क है, उसमें घास लगाने के लिए खर्चा ज्ञात करना है, तो घास जो है वो पूरी सरफेस पे लगेगा, ना कि किनारे पर। तो ऐसी स्थिति में क्षेत्रफल का फॉर्मूला कार्य करेगा। इसके विपरीत अगर मान लीजिए कोई गोलाकार का ग्राउंड है जिसमें कि चक्कर लगाता है कोई व्यक्ति, तो चक्कर लगाने पर परिधि का फॉर्मूला कार्य करेगा, क्योंकि चक्कर जो है वो किनारे पर लगाए जाते हैं, ना कि बीच के एरिया में फैलकर। जब किसी खेत को जोतने की बात होगी तो एरिया का फॉर्मूला, क्षेत्रफल का फॉर्मूला कार्य करेगा। और जब किसी खेत के किनारे पर तार लगाए जाएंगे उस समय पर परिमाप का फॉर्मूला कार्य करेगा। तो मुझे लगता है आप समझ पा रहे हैं कि क्षेत्रफल क्या है और परिमाप और परिधि क्या है। अब जो सबसे बड़ी समस्या देखी गई है बच्चों के अंदर वो ये देखी जाती है कि सर फॉर्मूले का चयन कैसे करें। आयतन का फॉर्मूला हमें कहां पर लगाना है, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूले का कहां पर लगाना है और संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला कहां पर लगाना है। तो आपको यह समझाते हैं। आयतन, सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने का हमने 3 स्टेपों में बांटा है। हल करने का सूत्र, सबसे पहली स्टेज होती है प्रश्न पढ़कर चित्र को समझकर चित्र बनाइए। सबसे पहले चित्र को समझिए कि जिस प्रश्न की बात की जा रही है उसमें किस आकृति की बात की जा रही है, उस आकृति को ड्रॉ करना है। सेकेंड स्टेज पर आकर सूत्र का चयन, वक्र पृष्ठ लगेगा, संपूर्ण पृष्ठ लगेगा या आयतन लगेगा, इस सूत्र का चयन किया जाता है। थर्ड स्टेज पर आकर गणना मतलब कैलकुलेशन, जो भी गुणा भाग करना होता है कैलकुलेशन करके उत्तर निकाला जाता है। तो हमको जब प्रयास किया जाएगा तो ये देखना है कि हम किस स्टेज पर आकर उलझ रहे हैं, किस स्टेज पर जाके हमको रुकावट सामने आ रही है। अब हम बात करते हैं कि फॉर्मूले का चयन कैसे करना है। जब किसी ठोस आकृति की बात हो, कहीं पर किसी आकृति को गलाया जा रहा है, पिघलाया जा रहा है, धारिता की बात हो रही है, ठोस की बात हो रही है, उस जगह पर कार्य करेगा आयतन का फॉर्मूला। किसी भवन के अंदर हवा का आयतन निकालना है तो हवा जो है किनारे पर नहीं रहती है, तो जब भी ठोस, गलाने, पिघलाने, धारिता की बात होगी वहां पर करेगा आयतन का फॉर्मूला कार्य। सूत्र का चयन कैसे करना है बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे, जिससे कि आपको आगे समस्या ना आए। आयतन का फॉर्मूला ठोस, गलाने, पिघलाने या धारिता की बात होगी उस जगह पर कार्य करेगा आयतन का फॉर्मूला। अब वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ की बात आती है। वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ की बात आती है जब सतह की बात होती है, जिसमें कि सतह की बात होती है। तो वक्र पृष्ठ होता है जब सतह की बात हो लेकिन आधार नहीं हो। जब सतह आधार के बिना होती है उस सिचुएशन में फॉर्मूला कार्य करता है वक्र पृष्ठ का। अलग अलग आकृतियों में आधार नहीं होने पर फॉर्मूला कार्य करता है वक्र पृष्ठ का, और सतह के साथ आधार भी हो तो संपूर्ण पृष्ठ। ध्यान से समझ लीजिए, मैं सवाल भी कराऊंगा उस समय भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आयतन जब ठोस की बात हो, वक्र पृष्ठ सतह हो आधार के बिना, और संपूर्ण पृष्ठ
सतह हो आधार के साथ। अगर आधार दिया है तो संपूर्ण पृष्ठ कार्य करेगा, आधार नहीं दिया है तो वक्र पृष्ठ कार्य करेगा। घनाभ घन बेलन के बाद में आता है शंकु, छिन्नक शंकु, गोला और खोखला गोला, अर्धगोला, जिसके फॉर्मूले के बारे में आपको बताता हूं, फिर मैं आपको इसके सवाल कराऊंगा, तो आप हमारे साथ बने रहिए। घनाभ घन तथा बेलन के बाद में बात आती है बचे हुए चित्रों की। जिन सूत्रों को मैं बता रहा हूं उन सूत्रों को वीडियो को पुश करके आप फॉर्मूलों को ठीक से लिख लें, क्योंकि ये पूरा का पूरा पाठ सूत्रों पर निर्भर है। सूत्र को याद ना होने पर आप ठीक से समझ नहीं पाएंगे इनको। अब बात आती है शंकु की। शंकु कुछ इस आकृति का होता है जो जिसका आधार वृत्ताकार का होता है, ऊपर से नुकीला होता है, और इसका फॉर्मूला होता है आयतन के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ के लिए पाई आर एल। आर जहां पर आधार की त्रिज्या है, एल जो है वो तिर्यक ऊंचाई है। स्ट्रेट ऊंचाई को सीधी ऊंचाई और ये तिरछी ऊंचाई को तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं एल। संपूर्ण पृष्ठ के लिए फॉर्मूला लगेगा पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर। संपूर्ण पृष्ठ के लिए लगेगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर। फिर बात आती है तिर्यक ऊंचाई निकालने की, तो तिर्यक ऊंचाई एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के सूत्र की सहायता से हम तिर्यक ऊंचाई को निकाल सकते हैं। फिर बात आती है शंकु का छिन्नक। ये कुछ इस तरह से होता है, ऊपर का कुछ हिस्सा कटा हुआ होता है, कुछ इस आकार का शंकु होता है जिसे बोलते हैं शंकु का छिन्नक। 9th क्लास में इस चित्र के विषय में नहीं आता है, 10th क्लास में इसकी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन मैं सारे सूत्र को एक साथ समझा देता हूं। अभी इस वीडियो में मैं 9th क्लास के सवालों को सॉल्व करूंगा और 10th क्लास के सारे सवालों को मैं एक अलग वीडियो में सॉल्व करूंगा, तो इसमें मैं 9th क्लास के सवालों को हल करने वाला हूं। शंकु के छिन्नक का आएगा तो आयतन की बात आती है। इसमें ऊपर एक अलग त्रिज्या होती है, नीचे बड़ी त्रिज्या होती है, इसलिए स्मॉल आर छोटी त्रिज्या, कैपिटल आर बड़ी त्रिज्या है। ये तिर्यक ऊंचाई है और ये सीधी ऊंचाई है। आयतन के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर एच। वक्र पृष्ठ के लिए फॉर्मूला कार्य करेगा पाई ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। संपूर्ण पृष्ठ के लिए पाई ब्रैकेट के अंदर आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल प्लस पाई ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए कार्य करेगा फॉर्मूला एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। जब गोले की बात आएगी, आयतन के लिए फॉर्मूला कार्य करेगा 4/3 पाई आर क्यूब। संपूर्ण पृष्ठ के लिए फॉर्मूला कार्य करेगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें वक्र पृष्ठ कुछ नहीं होता है, वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है गोले में। खोखले गोले के आयतन की बात आएगी 4/3 पाई। खोखले गोले की आयतन की बात आएगी 4/3 पाई। खोखला गोला जो होता है अंदर उसकी एक अलग त्रिज्या होती है, बाहर अलग होती है। अंदर वाली त्रिज्या छोटी होती है, बाहर वाली त्रिज्या बड़ी होती है। तो उस आधार पर खोखले गोले के लिए ये वाला फॉर्मूला प्रयोग होगा। अर्धगोले के लिए आयतन रहेगा 2/3 पाई आर क्यूब। वक्र पृष्ठ के लिए रहेगा 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ के लिए रहेगा 3 पाई आर स्क्वायर। सभी फॉर्मूलों को आप ठीक से नोट करके याद कर लेंगे तो आपको ये पाठ को समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। अब हल करने का जो सूत्र होता है वो सिंपल है, प्रश्न को ठीक से पढ़ना है। अक्सर बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है, सर सूत्र याद है लेकिन हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कहां पर वक्र पृष्ठ लगाना है, कहां पर संपूर्ण पृष्ठ लगाना है, कहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है। इसके लिए हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए, चित्र को समझकर बनाइए कि चित्र की आकृति कैसी है, उसके हिसाब से फिर सूत्र का चयन करना है। जैसा मैंने बताया है, ठोस की बात होगी, धारिता की बात होगी, आयतन कार्य करेगा। अगर आपका आधार है तो संपूर्ण पृष्ठ, आधार नहीं है तो वक्र पृष्ठ, और लास्ट में कैलकुलेशन, गुणा भाग करके हमको गणना करनी है और लास्ट में हमारा उत्तर निकल आएगा। अब मैं आपके प्रश्नों को शुरू करता हूं। इस वीडियो में मैं 9th क्लास के सवालों को सॉल्व करूंगा, 9th क्लास की बुक के, और एक अलग वीडियो में फॉर्मूले में उसमें अलग नहीं समझाऊंगा, उसमें मैं 10th क्लास के सवालों को हल करूंगा। तो हमारे साथ बने रहिए, 9th क्लास के सवालों को शुरू करते हैं।
क्लास 9th के पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन की शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 13A का पहला प्रश्न है, किसी घन की भुजा 12 सेमी दी है। घन की भुजा 12 सेमी दी है, विकर्ण ज्ञात करना है। तो जैसा मैंने आपको बताया है, घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है भुजा √3। तो घन का विकर्ण भुजा की जगह पे भुजा का मान √3, सिंपल तरह से आंसर निकल आएगा आपका। सेकेंड स्टेज पर आप आएंगे, एक डिबिया है आयताकार आकृति की, जिसकी लंबाई 12 सेमी है, चौड़ाई 4 सेमी है और ऊंचाई 3 सेमी है। अधिक से अधिक लंबाई की सुई, कितनी बड़ी से बड़ी सुई इस डिब्बी में आ सकती है। तो आपने कोई घनाभ डिब्बी देखी हो तो इसमें जो बड़ी आकृति आ सकती है वो इस तरह की आकृति की, टेढ़ी आकृति की आ सकती है। किसी भी कमरे में जो सबसे बड़ी किसी सुई को या किसी बांस को या किसी लकड़ी को रखते हैं तो वो तिरछी जाती है। तो ये विकर्ण का फॉर्मूला लागू होगा यहाँ पर। मान लीजिए ये डिब्बी है, इस डिब्बी में इसकी ये लंबाई आपकी 12 है, ये 4 है, तो ये तिरछी में जाएगा। तो विकर्ण का फॉर्मूला हमारा कार्य करेगा लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला आपको बताया है, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। लंबाई 12 है, चौड़ाई 4 है, 3 है, वर्ग कर देंगे 144, 16 है 9, 169 जो कि वर्ग होता है 13 का, और हमारे लंबी से लंबी सुई की माप आ जाएगी 13 सेंटीमीटर की। तीसरे प्रश्न में हम आते हैं, एक आयताकार ठोस है, आयताकार ठोस है जिसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई की 2 गुनी है और ऊंचाई की 3 गुनी है। एक आयताकार ठोस है जिसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई की 2 गुनी है और ऊंचाई की 3 गुनी है। उसे लिख सकते हैं लंबाई की 2 गुनी है चौड़ाई, तो चौड़ाई जो है लंबाई की आधी हो जाएगी, और इसी प्रकार से लंबाई की 3 गुनी है चौड़ाई, तो h बराबर आपका L/3 हो सकता है, सॉरी। और हमको आयतन दिया है, आयताकार का आयतन है 36 सेमी घन सेमी। आयताकार का आयतन 36 घन सेमी है, तो हम लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई की वैल्यू बराबर 36 घन सेमी रख देंगे। हमें पता करना है इसमें चौड़ाई, तो लंबाई है, चौड़ाई जो है वो L/2 के बराबर है और ऊंचाई जो है वो L/3 के बराबर है। तीनों का हम गुणा कर देंगे तो L की पावर 3/6 हो जाएगा इंटू 36, 6 इधर जाकर इंटू का हो जाएगा जो कि बन जाएगा 216, और L क्यूब 216 जो है वो 6 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है 216, तो L बराबर आपका आ जाएगा 6। हमें चौड़ाई ज्ञात करनी थी, हम इस वैल्यू में इसको रख देंगे, L बराबर 2b है, तो 2 इधर जाके नीचे आ जाएगा, तो b बराबर आपका 3 निकल आएगा। ये आपके तीसरे क्वेश्चन में चौड़ाई ज्ञात करनी थी वो आपकी निकलेगी 3। अब हम आते हैं चौथे वाले प्रश्न पर। 3 घन हैं जिनकी लंबाई, एक घन की लंबाई है 2 डेसीमीटर, दूसरे घन की लंबाई है 12 डेसीमीटर और तीसरे घन की लंबाई है 16 डेसीमीटर। तीनों घनों को गलाकर पिघलाकर और एक बड़ा घन बनाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, जैसा मैंने बोला था गलाने पिघलाने की बात आएगी तो हमारा आयतन का फॉर्मूला कार्य करेगा। तो ये तीनों घन जो पिघलेंगे इनको मिलाकर जो मटेरियल बनेगा वो बड़े घन के बराबर होगा, क्योंकि तीनों घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है। तो बड़े घन का आयतन बराबर छोटे घन का आयतन प्लस दूसरे छोटे घन का आयतन तीसरे छोटे घन का आयतन। और घन है तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब भुजा क्यूब भुजा क्यूब। 2 का घन आप सॉल्व करेंगे 8 आएगा, 12 के घन को आप सॉल्व करेंगे 17 28 आएगा, और 16 के घन को सॉल्व करेंगे आप 4096 4096 आएगा, और आप इनको प्लस कर देंगे 583832 5832 आपका निकलेगा। और फिर आप इसका जब घनमूल निकालेंगे, घनमूल आप निकालेंगे तो आप पता करेंगे कि 5832 जो है 18 का घन होता है। तो इस आधार पर हमारी जो बड़ा घन बनेगा उसकी भुजा होगी 18। हमें विकर्ण और ज्ञात करना है इसका, तो घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है भुजा √3। तो भुजा की जगह पर भुजा का मान रख देंगे, ये आपके घन का विकर्ण निकल कर आ जाएगा। अब हम 5वें वाले प्रश्न पर आते हैं।
ये सवाल सामने कराने लायक जैसा है, इसलिए मैं इसको आपको बोल बोल के सामने कराऊंगा। जलाशय की लंबाई है 6 मीटर और चौड़ाई है 5 मीटर। एक नल के द्वारा 1 मिनट में 120 लीटर पानी निकलता है। 1 घंटे में कुल कितने सेंटीमीटर पानी निकलेगा? 1 घंटे में कितने घन मीटर पानी निकलेगा, ये निकालते हैं पहले तो नल के द्वारा। एक सौ बीस में 60 का गुणा कर देंगे। 1 मिनट में इतना था तो 60 मिनट मतलब 1 घंटे में इतना पानी हो जाएगा। आप जानते होंगे चूंकि 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेमी के, तो इसलिए इसको सेंटीमीटर में बदलूंगा तो इसमें हो जाएगा 1000 का गुणा। मैं फिर से एक बार बोल देता हूं, जलाशय की लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है, नल के द्वारा 1 मिनट में 120 लीटर पानी निकलता है, तो 1 घंटे में पानी निकलेगा। 60 का गुणा कर दीजिए, घंटे में पानी निकलेगा। और 1 लीटर पानी बराबर 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेमी के, तो 1000 का गुणा कर दिया है क्योंकि 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेमी के। अब लंबाई चौड़ाई हमारी मीटर में है तो उसको मीटर बनाने के लिए 100 का भाग देंगे। ये प्रश्न बहुत ज्यादा दिमाग में आएगा कि सर सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए तो 100 का भाग दिया जाता है, हम 3 बार 100 का क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जब डायमेंशन 1 होती है तो 100 का भाग देते हैं, जब डायमेंशन डबल होती है, कहने का मतलब क्षेत्रफल होता है, तब 2 बार 100 का भाग दिया जाता है। यहाँ पर बात चल रही है घन मीटर की, आयतन की, इसलिए 3 बार 100 का भाग देंगे। तो 1 घंटे में कुल पानी हमारा निकलेगा पानी का आयतन, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो से 5 जीरो को मैं काट दूंगा, ऊपर बचेगा 12 गुणा 6/10। अब इधर आने का आयतन उधर लगा देता हूं। लंबाई जो हमारी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर, 2 से काट दूंगा 5 बार, 2 से 6 बार, तो ये हो जाएगा 36/5। लंबाई 6 है, चौड़ाई 5 है, ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है 36/5। ऊंचाई को यहीं छोड़ देंगे, नीचे आ जाएगा हमारा 6 गुणा 5। 6 से काट देंगे 6 बार, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलूंगा मैं क्योंकि अब मेरी एच है, केवल एक डायमेंशन है, तो 100 का गुणा कर दूंगा। 25 से 4 बार कट जाएगा और एच बराबर मेरा निकलेगा 24 सेमी। एच बराबर 24 सेमी निकलेगा। प्रश्न में बोला गया था 1 घंटे में सेंटीमीटर के हिसाब से कितना पानी उठेगा, कितना स्तर उठेगा, तो हमें सेंटीमीटर बना दिया है। 100 का गुणा क्यों किया है? सेंटीमीटर बनाने के लिए। एक बार पूरे प्रश्न को फिर से रिपीट कर देता हूं। जलाशय की लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है, 1 मिनट में 120 लीटर पानी निकलता है, तो 1 घंटे में 60 का गुणा कर दूंगा, इतने लीटर हो जाएगा। 1 लीटर में 1000 घन सेमी होता है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 3 बार 100 का भाग दे दिया है, क्योंकि यहाँ पर घन सेमी की बात हो रही है।
एक घंटे में पानी का आयतन, एक घंटे में कितना पानी निकलेगा, नीचे वाली 5 जीरो से ऊपर की 5 जीरो कट जाएंगी, 12 गुणा 6/10 बचेगा। 2 से आप काट देंगे 6 बार, 2 से कट जाएगा 5 बार। अब बचेगा आपका 36/5 और लंबाई गुणा चौड़ाई ऊंचाई। लंबाई हमको पता है, चौड़ाई हमको दी है, ऊंचाई हम पता कर रहे हैं। 6 और 5 नीचे आ जाएगा, 6 से 6 काट दो आपका 6 बार। अब हम मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे क्योंकि मीटर चल रहा था, तो 100 का गुणा कर देंगे। नीचे के 5 5 25 होता है, 25 से 100 को काटोगे 4 बार और आपका 4 से 24 ऊंचाई, पानी के जल का जो स्तर निकलेगा वो 24 सेंटीमीटर ऊंचाई निकलेगी। आप घन का आयतन पता करना है, संपूर्ण पृष्ठ हमको दिया है। संपूर्ण पृष्ठ का जो हमारा फॉर्मूला हमने पढ़ा है 6 भुजा स्क्वायर। सिक्स इधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ दिया था 54 वर्ग सेमी। संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, घन का 6 भुजा स्क्वायर जो कि 54 से वर्ग सेमी होता है। 6 इधर जाके डिवाइड का भाग का हो जाएगा, 6 से आप 54 को काटोगे आपका 9 बार कटेगा। और फिर भुजा स्क्वायर 9 जो होता है, सॉरी मैंने ये क्यूब लगा दिया है, 9 जो होता है 3 का स्क्वायर होता है। आप वर्ग से वर्ग की तुलना कर देंगे तो आपका भुजा निकल आएगा, और जैसे ही भुजा निकल आएगी तो आप आयतन निकाल सकते हैं। घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। जो वापस लिखना उसको कॉमा लगा दूंगा, भुजा क्यूब बराबर 3 का क्यूब। अगला प्रश्न है आपका, घन का संपूर्ण पृष्ठ दिया है 486 वर्ग सेमी। तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला लगा देता हूं, जो होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला, फॉर्मूला में से देखेंगे 6 भुजा स्क्वायर। 486 वर्ग, भुजा के वर्ग को यहीं छोड़ देना, ये इंटू का डिवाइड का हो जाएगा इसी तरीके से। भुजा स्क्वायर 81 जो है 9 का वर्ग होता है, तो हम बोल सकते हैं भुजा बराबर 9। और जब भुजा निकल आएगी हमारी तो हम इसको आयतन भी बता सकते हैं इसका। घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, भुजा कितना है 9 है,
और ये आपका हो जाएगा 9 का घन निकाल दीजिए। 9 का 9 में करेंगे आप 81 और 81 करोगे 729। विकर्ण की लंबाई दी है और आयतन हमको ज्ञात करना है। तो सबसे हम विकर्ण के फॉर्मूले से हम भुजा ज्ञात कर लेंगे और उसकी सहायता से फिर हम आयतन निकाल लेंगे। तो उसको मैं घन के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है आपका भुजा √3 और 10 √3। √3 से √3 को हटाकर आप बोल सकते हैं भुजा 10। जिसके बाद आप भुजा का घन करके आप उसका आयतन निकाल सकते हैं। ये वाला आप आंसर आप खुद निकाल लेंगे। 1000 आपका घन का आयतन निकलेगा। आता है घन का संपूर्ण पृष्ठ दिया है 1944। तो संपूर्ण पृष्ठ दिया हो उसकी सहायता से भुजा ज्ञात करना फिर उसका आयतन निकालना। तो इसे आप क्वेश्चन 7 की तरह से करेंगे आप। प्रश्न 7 की तरह हल करेंगे आप इसे। 10वां प्रश्न आप 7वें प्रश्न की सहायता से करने के बाद आप 11वें प्रश्न पर आ जाएंगे, जिसमें एक दीवार की लंबाई दी है 10 मीटर, चौड़ाई 4 डेसीमीटर, ऊंचाई 3 मीटर और ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। हमको पता लगाना है इस दीवार को बनाने में हमारी कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। फॉर्मूला आपका इस्तेमाल होगा ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन। तो सबसे पहले हमारी ईंट है वो सेंटीमीटर की लंबाई में है, तो हम दीवार की डायमेंशन को सेंटीमीटर में बदल देंगे। पहले लंबाई 10 मीटर था, सेंटीमीटर में बदलोगे 1000 सेमी हो जाएगा। आप जानते होंगे 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं। चौड़ाई 4 डेसीमीटर था, तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। इस आधार पर चौड़ाई आपकी 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऊंचाई आपकी 3 मीटर है, तो इस आधार पर सेंटीमीटर में ये 300 सेंटीमीटर हो जाएगी। ईंट का आयतन आपको पता ही है 25 12 8। ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन। और इसके बाद में आप सॉल्व कर देंगे 1000 इंटू 40 इंटू 300 अपॉन 25 इंटू 12 अपॉन 8 इंटू 8। सॉल्व करना शुरू करेंगे। 12 से आप 6 से काट दिया 2 बार, 6 से आपने काट दिया 50 बार। ध्यान से समझना, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं भी यहाँ पर बोलकर बता रहा हूँ। 6 से आप 2 बार काट देंगे इसको, 6 से ये कटेगा 50 बार, 300 जो है। 8 से आप 40 को 5 बार काट देंगे। 25 से आप 50 को 2 बार काटेंगे, 2 से 1 कट जाएगा। 5 का गुणा 1000 में कर देंगे, आपकी ईंटों की संख्या निकल आएगी 5000। ये आपका 11वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 11वें प्रश्न के बाद में 12वें प्रश्न पर आते हैं, जिसमें बताया गया है घनाकार हॉल की लंबाई। घनाकार हॉल की लंबाई बताई गई है हमको 12 सेंटीमीटर और एक विद्यार्थी के लिए आवश्यक स्थान
शायद आपको ठीक समझ में आ रहा होगा। घनाकार हॉल है एक घनाकार जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बिल्कुल समान होती है। उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर दी है, सॉरी 12 मीटर। एक विद्यार्थी के लिए विद्यार्थी आवश्यक स्थान है 2.56 घन मीटर। एक विद्यार्थी के लिए आवश्यक स्थान है 2.56 घन मीटर। अब कितने विद्यार्थी उसमें बैठ सकते हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थी की संख्या बराबर हॉल का आयतन, हॉल का आयतन बटे एक विद्यार्थी का आवश्यक स्थान। हॉल का आयतन निकालेंगे, बार है लंबाई, बार है चौड़ाई, बार है ऊंचाई, 2.56। आप दशमलव को खत्म कर देंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले मैं काट देता हूं इसको 4 से काटूंगा तो मेरा ये कटेगा 4 6 24 और 4 चौक 16, 4 से कटेगा 25 बार। जिसके बाद फिर 4 से काटूंगा 16 बार, 4 से 3 बार, 4 से 4 बार, 4 से 3 बार, 4 से 1 बार, 4 से 3 बार, और मेरा आंसर निकल कर आएगा 3 का 3 से करेंगे 9, 9 का 3 से करेंगे 27, और 27 का 25 से करेंगे आप गुणा करके देखेंगे तो आपका निकल कर आएगा 27 675, 675 विद्यार्थी उस हॉल में बैठ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं लिखने के साथ साथ बोल भी रहा हूं, आप वीडियो को पुश करके इसे नोट भी कर सकते हैं। तो एक घन आकार का हॉल था जिसकी लंबाई थी 12 मीटर। एक विद्यार्थी स्थान घेरता था 2.56 घन मीटर। विद्यार्थी की संख्या पता करनी थी तो विद्यार्थी की संख्या बराबर हॉल का आयतन बटे एक विद्यार्थी का घेरने का स्थान। तो आपने हॉल का आयतन निकाला 12 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और नीचे आपने एक स्थान विद्यार्थी स्थान घेरता है 2.56, तो नीचे का दशमलव खत्म करने के लिए ऊपर 100 का गुणा हो जाएगा। फिर हमने कैलकुलेशन सॉल्व किया तो हमारा 675 विद्यार्थियों की संख्या निकल कर आ गई। बारह के बाद में 13वां क्वेश्चन आता है। साठ मीटर लंबे जलाशय, 5 मीटर चौड़े जलाशय में 5 सेमी पानी गिरा तो कुल कितने लीटर पानी गिरा? एक बार फिर से सुन लीजिए। जलाशय है जो कि 60 मीटर लंबा है, 5 मीटर चौड़ा है, 5 सेमी की बारिश हुई है, तो उसमें कुल कितने लीटर पानी गिरा है? तो निकालते हैं। लंबाई L बराबर 6 मीटर, लीटर में बदलने के लिए सेंटीमीटर में बदलने की जरूरत पड़ेगी तो 600 सेमी पहले ही कर लेता हूं। चौड़ाई आपकी है 5 मीटर जो आपकी हो जाएगी 500 सेमी। अब कुल पानी, कुल पानी बराबर लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई हमारा कितना है 600, चौड़ाई है 500 और ऊंचाई हमको 5 सेमी दिया है। अब ये सेंटीमीटर जो निकल के आ जाएगा
आप जानते हैं यहाँ पे लिख देना है, चूंकि 1000 घन सेमी बराबर होता है 1 लीटर। तो ये सेंटीमीटर है, इसमें 1000 का भाग देने से लीटर बन जाएगा। अब 3 जीरो से 3 जीरो को काट देंगे, आपका हो जाएगा 5 का गुणा 5 से कर देंगे 25 हो जाएगा। 25 का 6 से कर दोगे आप 150 और 1500, आपका ये निकलेगा कि कुल कितना पानी वर्षा हुआ, 1500 लीटर। एक बार फिर से बोल देता हूं, 6 मीटर एक जलाशय है, 6 मीटर लंबा है, 5 मीटर चौड़ा है, 5 सेमी की वर्षा हुई है, तो कुल कितना पानी गिरा। तो लंबाई को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि लीटर को सेंटीमीटर से लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मीटर को 600 सेंटीमीटर बोल दिया, 5 मीटर को 500 सेंटीमीटर बोल दिया। कुल पानी कितना गिरेगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई है आपका 600 सेंटीमीटर, चौड़ाई है आपका 500 सेंटीमीटर, ऊंचाई है आपका 5 सेंटीमीटर। क्योंकि 1000 सेंटीमीटर 1 लीटर होता है, तो 1000 का भाग देने से लीटर बन जाएगा। और आप फिर इसको सॉल्व कर देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो काट कर 5 का इंटू 5 25, 25 का 60 से करोगे 1500 लीटर पानी। इस प्रश्न में ज्यादा बोलना मुझे जरूरी नहीं लगा, इसलिए मैं बोला नहीं, लेकिन बोलता हूं। घन का आयतन दिया है 8 घन डेसीमीटर। तो आयतन के हिसाब से मैं भुजा निकाल सकता हूं, 2 निकल आएगा। और जिससे मैं घन का वक्र प्रश्न निकाल दूंगा, घन के वक्र प्रश्न का फॉर्मूला होता है भुजा √3, जो के हो जाएगा 2√3। इसके साथ ही ये 13 एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाती है। बाकी की एक्सरसाइज की वीडियो भी मैं बहुत जल्द लेके आऊंगा। वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण मुझे ये यहीं पर रोकनी पड़ेगी। फॉर्मूलों को बताने के चक्कर में वीडियो लंबा हो गया। अगले वीडियो में मैं 13 वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दूंगा। किसी भी प्रकार की शिकायत और सुझाव के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे अपने मैसेज करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो ने आपका कुछ फ़ायदा किया है, तो इसको लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी को कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो ज़रूर शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।